Hi, dear students. Welcome once again to the Nasiri An Academy. I hope you all are doing well and आप सभी अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपका पिछला तीनों एग्जाम भी अच्छा ही गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बारे में, जिसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 2 साल पहले का यानी 2023 के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जिस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं और इसके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोशल साइंस ऑफ क्लास 10। ये मॉडल पेपर नहीं है, ये 2023 का फाइनल पेपर है। ये सेक्शन ए में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 40 का ही जवाब देना है और आज हम लोग इसीलिए 40 को ही हल करेंगे। ओके, साउंड इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये सवाल नंबर 1 है। देखिए और हो सके तो इसका हल बताइए। पीछे चले गए हम लोग, 1 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये क्वेश्चन इतिहास की किताब से है, यानी कि हिस्ट्री से। ऑप्शन है आपके सामने, बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। ये सब ये आंदोलन है। बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। ओके, अब आपको ये बताना है कि इसमें वो कौन सा आंदोलन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में हुआ था। वो आंदोलन था बारदोली आंदोलन। ओके, बारदोली आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बार बार देखिए, जितनी बार देखिएगा यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा कल के एग्जाम के लिए। चलते हैं हम लोग 2 नंबर की तरफ। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 2, आंसर होगा सी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर नंबर सी, और सी नंबर को आपको गोल कर देना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आए तो सरदार अब्दुल गफ्फार खान ए नंबर में रहे तो ए को गोल कीजिएगा, सी को नहीं कर दीजिएगा। फिर आपको वो नाम जहां मिलेगा उसको आपको गोल करना है ओएमआर में। नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली जगह के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको पता है। तो 3 का आंसर है दोस्तों ए नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ओके, लेट मी शो यू नंबर 4। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी नंबर है, सूर्यवर्मा द्वितीय।
5 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। वॉल्वेसिक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ज्यादा वक्त आपका इस वीडियो में नहीं जाएगा, 30 मिनट में आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और उम्मीद है इन 40 में से आपको लगभग 70% कल आपको देखने वाला है। वॉल्वेसिक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? 5 नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्वेसिक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन, ट्रोट्स्की, लेनिन, गैरिबाल्डी। आप वीडियो को रोक के दोबारा क्वेश्चन देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे ये इतना समय नहीं है कि आप कभी मैं नोट करें। वीडियो को ही अगर आप 2-3 बार पॉज करके देख लेते हैं, याद रह जाएगा आपको। 5 नंबर का सही जवाब है सी, लेनिन। लेनिन को ही आपको इस सवाल के लिए सही गोला लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हो सकता है आपको स्कूल में किसी टीचर के द्वारा पढ़े होंगे या सुने होंगे। 1 मई इसका सही जवाब है, ए नंबर। 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ओके, 7 नंबर में चलते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल, नंबर 7। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ओके, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरिबाल्डी, मैजिनी, बिस्मार्क या नेपोलियन? दिस इज द राइट आंसर ऑफ नंबर 8 इज सी, बिस्मार्क। सवाल आपको याद रहेगा, रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन, उस नीति का जो अवलंबन किया था उसका नाम है बिस्मार्क। नंबर 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इस तरह के सवालों का जवाब आपको खुद से भी मेरे ख्याल से आता ही होगा। प्राकृतिक आपदा बस समझना है। प्राकृतिक आपदा उसके कहते हैं जो जैसे प्रकृति के द्वारा आता है। सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सब प्रकृति का है। जहां तक मुझे मालूम है महामारी भी एक तरह से प्रकृति का ही है, लेकिन ये बीमारी के इसमें आता है तो किसी एक आदमी को पकड़ता है। लेकिन सुनामी, भूकंप, बाढ़ ऐसा चीज है कि बस्ती का बस्ती उजाड़ देता है। इसीलिए वो तीनों को 100% प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, अब महामारी को शायद नहीं। इसीलिए इसका डी नंबर राइट आंसर है, 9 का डी, महामारी। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? यानी 1934 में बिहार में भी एक प्राकृतिक आपदा आया था, वो क्या था? सुखाड़, बाढ़, भूकंप या सुनामी? बोलिए। तो वो था भूकंप, याद रखिएगा। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ प्रदेश, याद रहेगा आपको सवाल। सवाल अगर दिमाग में याद रहेगा तो आंसर आपको खुद याद आ जाएगा कि ये हम इसका आंसर देखे थे। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो वो है जॉन 5, यानी कि डी नंबर 11 का। मैं आपको टिक लगा देता हूं, आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। महासागर तल में कंपन को कहते हैं, क्या कहते हैं? महासागर तल में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या भूस्खलन? भूस्खलन तो होगा नहीं, भूकंप भी नहीं होगा,
अब बचा आपका बी और सी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव को इस तरह भी खोजा जाता है कि वो दो नहीं होगा तो ये दोनों में से अब एक को टारगेट लेना है। चक्रवात और सी यानी कि सुनामी, बी और सी में से अगर आप देखा जाए तो चक्रवात ही वो चीज है जो महासागर में कंपन पैदा करता है, सुनामी नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ बी, चक्रवात। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कुछ और याद करते हैं। चक्रवात, सुनामी भी महासागर में ही, महासागर तल से ही उठता है। आई थिंक 90% गेस जाता है सुनामी पर। बाकी आप लोग भी जांच कर सकते हैं। महासागरीय तल में कंपन को सुनामी ही कहते हैं। 12 का सी होगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या सूक्ष्मदर्शी? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए। तो 13 नंबर की बात अगर हम लोग करें तो 13 का बी होगा, इंफ्रारेड कैमरा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंफ्रारेड कैमरा को इतना याद रखें कि ये मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें उसके लिए हेलीकॉप्टर, दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी का दरकार नहीं पड़ता है। दिस इज नंबर 14। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949? ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा या स्कूल में 15 अगस्त के भाषण में भी सुना होगा कभी कभी। भारत के संविधान सभा का गठन नंबर 14, दैट्स नंबर ए, 1946। क्योंकि उसी टाइम में गठन हुआ था, बस सभा का गठन हुआ था। बाकी संविधान बना और तैयार हुआ वो अलग डेट था। ये संविधान सभा का गठन हुआ था इस डेट में, ये आपको याद रखना है। हम लोग 15 नंबर की बात करते हैं अब। एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? नंबर 15, घाना। सी नंबर, एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? अभी हम लोग थे कहेंगे क्योंकि शायद ये 2023 का था। तो आंसर इसका घाना। घाना वो देश है जहां पर एंक्रुमा को राष्ट्रपति चुना गया था। नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? ये आपका सिविक्स से सवाल है, यानी कि नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं। नंबर 16 का सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्योंकि चुनाव आयोग ही चिन्ह प्रदान करता है कि कौन किस चिन्ह को लेके इलेक्शन लड़ेगा। ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूबुल हक, महात्मा गांधी? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास ही संभव नहीं है। यानी बिहार अगर पीछे हो जाएगा तो भारत ही पीछे हो जाएगा, कहने का मतलब उसका वही है। 17 का बी नंबर इसका आंसर है राइट। ये कहना था एपीजे अब्दुल कलाम का।
अब सोचिए एपीजे अब्दुल कलाम बिहार को लेके कितना कॉन्फिडेंट था कि बिहार का विकास होगा तभी भारत का विकास हो सकता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो संविधान को लेकर गठन हुआ था, यहाँ योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1950, 15 सॉरी 15 अप्रैल 1950, 15 अप्रैल 1951। ये सब क्वेश्चन जो है ना दिमाग को अथी कर देता है। तो मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ इसका 18 नंबर का 15 मार्च 1950, यानी कि ए नंबर इसका 100% राइट है। 18 का ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसका पहले जहन में रखिएगा, भारत का योजना आयोग। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? सवाल नंबर 19 का आंसर बोलिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम भूगोल कहते हैं। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? ये पहली पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य कि खेती को आगे बढ़ाया जाए, यानी कृषि को आगे बढ़ाया जाए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाश किया जाता है? WTO, WHO, UNDP, ILO? इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, सी नंबर। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और डी नंबर को पढ़िए जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 21 का बी नंबर होगा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी था। ओके, सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र, साइमन कुजनेत्स, केन्स, अल्फ्रेड मार्शल या रैगनर नर्क्स? इसका डी नंबर राइट आंसर है, याद रखना है आपको, रैगनर नर्क्स। ये गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी, रैगनर नर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट किया है। ए में पंजाब, सी में महाराष्ट्र, बी में गोवा, डी में कर्नाटक। जबकि बी को वहाँ देना चाहिए, सी को यहाँ देना चाहिए, उल्टा कर दिया वो लोग। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है बी है, ये सी है। हम लोग को महाराष्ट्र को भी मानना है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब है, महाराष्ट्र है, गोवा है या कर्नाटक है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र है, यानी कि बी नंबर। दैट मीन्स ये। ओके,
24, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी, राष्ट्रीय आय। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा जो होती है ना, उसको राष्ट्रीय आय ही कहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देख के आप आंसर लिख लीजिएगा या दोबारा पढ़ लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950 या 1952, 1948, 1954? दिस इज 1952, यानी कि 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था, यानी ये भी आज़ादी के बाद ही हुआ था। याद रहेगा आपको। आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि या सुश्रुत? तो चरक इसका राइट आंसर है, यानी कि 26 का ए। यही था जो आयुर्वेद का जनक था, यानी पहली बार आयुर्वेद को समझाने और दिखाने वाला। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में? 27 का सही आंसर बताइए। कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, यानी टैक्सोल का उपयोग। अगर आपके रिलेटिव में कोई डॉक्टर है तो आप उसको भी फोन करके पूछ सकते हैं कि टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है। दिस इज राइट आंसर, कैंसर। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वो कौन है? बी, सौर ऊर्जा। कोयला भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। सौर ऊर्जा ही वो है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यानी भूगोल में। इतिहास मतलब सोशल साइंस में सब्जेक्ट ही इतना होता है कि बच्चे उलझ जाते हैं। 4-5 सब्जेक्ट से 5-5, 10-10 ऑब्जेक्टिव निकाल के क्वेश्चन तैयार किया जाता है। यूँ बोलिए कि बच्चों के लिए आजकल, आज 10 क्लास के बच्चों के लिए मैथ का तैयारी करना ईजी है, क्योंकि मैथ एक ही किताब है, एक ही किताब लेकर उसको घूमना है। लेकिन सोशल साइंस में 3-4-5 किताबों का नॉलेज रखना पड़ता है, तब जाके आपको 80 नंबर का परीक्षा देना पड़ता है। तो आई थिंक सोशल साइंस इज मोर हार्ड देन मैथ। मैथ से भी ज़्यादा कठिन है। तो 29 का हीराकुड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके, ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का, बिहार का नहीं। ये सब आपको याद रखना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूरे भारत का नहीं है, सिर्फ बिहार स्टेट का है। कहलगांव का तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? ये 4 जिला का नाम आपको दिया हुआ है, मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, कटिहार। तो 30 नंबर का जो सही आंसर है वो भागलपुर है, क्योंकि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भागलपुर में है। ओके, आप लोग जल्द जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साइंस का भी सवाल, साइंस का भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और एग्जाम से पहले 2-3 बार उसको देख सके। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग नहीं मालूम?
सुन लीजिए, एल तरंग यानी 31 का सी। एल तरंग विनाशकारी तरंग है भूकंप का, याद रहेगा। आगे बढ़ता है 32 नंबर में। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक। 32 नंबर में सी इसका सही जवाब है, गंडक। गंगा, कोसी, गंडक, सोन, ये चारों में से गंडक इसका, सॉरी यहाँ तो फिर उल्टा किया है, मिसप्रिंट। सी मतलब ये होगा उसका सही जवाब, गंडक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? 1929, 1919, 1918, 1914। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? तो 1929 इसका होगा नहीं, 1918, 1914 भी नहीं है, 1919 इसका सही आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 34। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैंगनीज, मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो मैंगनीज उत्पादन में जो राज्य सबसे आगे है वो उड़ीसा है, याद रहेगा। मैंगनीज उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य उड़ीसा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हेमाटाइट होगा, यानी 35 का बी। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? आप लोग अपने किताब से भी मिला सकते हैं। हेमाटाइट। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना 36 नंबर दोस्तों। महानदी, सतलज, गोदावरी या कृष्णा? तो इसका जो राइट आंसर है 36 का। 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वो सतलज नदी है, यानी कि बी नंबर। ओके। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र? तो 37 का सही जवाब है डी नंबर। डी इज द राइट आंसर ऑफ 37। नीचे आ गए हम, 38 की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सवाल पढ़िए। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? बहुत खूब याद है आपको, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसका ए सी डी आपको नहीं देना है, हिमाचल प्रदेश जहां आ गया वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो गया। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? क्वेश्चन याद रहेगा। राइट आंसर नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। लिख चुके आप लोग या देख चुके, समझ चुके? 29 भी, अब हम 39 में चलते हैं। वीडियो आपका अंत होने का समय आ गया है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? चारों ऑप्शन को पढ़िए।
फिर क्वेश्चन सुनिए एक बार, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। मेरे तरफ से इसका राइट आंसर बी है, यानी पेट्रोलियम। 39 का बी हो गया। 40 में चलता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से, यानी लो इस्पात उद्योग जो बनाया गया था उसमें ब्रिटेन का सहयोग था। इसका राइट आंसर डी है, यानी कि दुर्गापुर में। बोकारो, राउरकेला, सेलम, दुर्गापुर। तो दिस इज डी, दुर्गापुर इज द राइट आंसर। ब्रिटेन के सहयोग से लो अयस्क इस्पात जहां बनाया गया था वो है दुर्गापुर। ओके, तो इसी तरह आपको 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब देना है। फिर उसके बाद आपको खंड ब में चले जाना है, जहां आपको सब्जेक्टिव हल करना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव जितना बेहतर लिखिएगा फिर आपको इतना परसेंटेज आपका बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको इसी तरह 40 का जवाब देना है, 40 तो गोला करना है। ओके, उम्मीद है आपका आने वाला परीक्षा भी अच्छा ही होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। वक्त आ गया अलविदा लेने का।